What if अमेरिका मेड एनिमे इंस्टेड ऑफ जापान? पता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप बिना किसी रोक टोक के सबसे क्रेजी आइडियाज को भी एक फेस दे सकते हो। और फिक्शन की इस दुनिया के अंदर व्हाट इफ से ज्यादा क्रेजी आइडिया कौन सा हो सकता है? तो आज की वीडियो पे पूरा सेट होके लेट मी इंट्रोड्यूस यू हिडन कैलिबर की एक बिल्कुल नई सीरीज। अब ये तो नहीं बोलूंगा कि इस सीरीज के नाम एंड कॉन्सेप्ट का आइडिया मेरा अपना ओरिजिनल है, लेकिन हाँ, इस सीरीज के अंदर की वीडियोस 100% ओरिजिनल और 9000% एंटरटेनिंग होंगी। सो गाइज एंड गर्ल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हिडन कैलिबर्स व्हाट इफ। Questions that we have, statements that we make, will have serious consequences. Response is to be prepared and not panic. पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ मेरे अपने ओपिनियन है, तो इनको सीरियसली मत लेना, बस इनको सुन के मजे लेना। तो सबसे पहली चीज, अगर जापान की जगह अमेरिका ने एनिमे बनाने की शुरुआत की होती तो मेरे ख्याल से जो सबसे मेन चीज वहां पे मिसिंग होती वो होते हमारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स की पावर्स के नेम। आई मीन जरा एक बार को सोच के देखो, ड्रैगन बॉल एंड गोकू विदाउट एवर सेइंग कामेहामेहा, या फिर नारुतो बिना रासेनगन, या फिर उससे भी बढ़िया लूफी विदाउट गम गम। हिल गया ना दिमाग सोच कर ही? एक एनिमे बिना उसके पावर नेम्स के ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंटरनेट बिना मीम्स के। कोई मजा नहीं आएगा यार दोनों में। अगर आपने कुछ अमेरिकन एनिमेटेड शोज देखे हैं तो आपको ध्यान होगा कि शोज तो काफी बढ़िया होते हैं, लेकिन कभी भी आपको ऑलमोस्ट किसी भी अमेरिकन एनिमेटेड शो के अंदर पावर नेम्स जैसी कोई भी चीज नहीं दिखेगी। इनफैक्ट कई सारे सुपर हीरो शोज के अंदर भी कोई पावर नेम्स नहीं होते। आई डू बिलीव दिस दैट अमेरिका मेक्स अमेजिंग एनिमेटेड शोज एज वेल, बट वो पीछे छूट जाते हैं यूनिक एंड स्पेशल पावर सिस्टम्स को बनाने में। अब मेरे ख्याल से मैंने शायद किसी एक दो शोज के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को तो अपनी पावर्स के नाम लेते देखा है, एंड दैट टू बिकॉज क्योंकि उनकी पावर्स एक्चुअल में स्पेल्स हैं, लेकिन उनके अलावा आई डोंट थिंक कि किसी भी अमेरिकन एनिमेटेड शो के अंदर किसी मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर किसी भी एंटागनिस्ट को उनकी स्पेशल एबिलिटीज को यूज करने से पहले एक यूनिक पावर नेम या फिर बोला जाए तो एबिलिटीज के नेम लेते देखा है। सो इफ अमेरिका मेड एनिमे इंस्टेड ऑफ जापान, तो बाय बाय कर दो उन सारे पावर नेम्स को। मेरा ये मानना है कि हमेशा से ये जो जापानीज एनिमे हैं, उनके पॉपुलर होने के पीछे जो सबसे मेन चीजें हैं, उनके अंदर एनिमे का ये यूनिक कॉमेडी एंड सीरियसनेस का कॉम्बिनेशन भी टॉप पे है। एंड मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो कि ऐसा एनिमेटेड कंटेंट बनाता हो जिसके एक ही एपिसोड में थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल क्रेजी कॉमेडी चल रही थी और अब थोड़ी देर के बाद ही इतने सीरियसनेस लेवल के एक्शन चालू हो गए जो देखने वाले बंदे के दिमाग को ही घुमा दे। एक छोटे से एग्जांपल के लिए, अगर आपने गॉब्लिन स्लेयर एंड हंटर हंटर जैसे ये दोनों एनिमेस देखे हैं तो आप इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से जानते एंड समझते होंगे कि ये दोनों एनिमे एक पीक एग्जांपल है सीरियसनेस प्लस कॉमेडी का। एंड हियर कम्स द फन फैक्ट कि ये दोनों एनिमे तो सिर्फ एक ड्रॉप इन द ओशन है। आज के टाइम पे लगभग जितने भी शोनेन एनिमेज हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90 to 95% के अंदर आपको बहुत ही मजेदार कॉमेडी के साथ साथ बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल की सीरियसनेस देखने को मिल जाती है। एंड आई थिंक कॉमेडी एंड सीरियसनेस का ये यूनिक कॉम्बिनेशन जिस लेवल तक जापानीज एनिमे ने क्रिएट किया है ना, शायद ही अमेरिकन क्रिएटेड एनिमे ऐसा कभी कर पाते। इनफैक्ट कुछ एक आधे शोज को छोड़कर मुझे ऐसा कोई भी अमेरिकन एनिमेशन याद नहीं आता जहाँ पे सही मायनों में कॉमेडी एंड सीरियसनेस का एक ऐसा बैलेंस हो जहाँ पे ये दोनों चीजें सेम अमाउंट में इम्पैक्टफुल रहे। और अभी जो मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसी मेन चीजें हैं जिनकी वजह से जापानीज एनिमे अपनी एक अलग जगह बना पाया है, तो उन्हीं चीजों में से एक है बैकग्राउंड स्टोरीज। आई मीन अगर आपने नारुतो देखा है तो आप इस बात को जानते होंगे कि जितनी बैकग्राउंड स्टोरीज, फ्लैशबैक्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट का पार्ट नारुतो में है, शायद उतने एपिसोड्स के अंदर तो एक पूरी की पूरी एवरेज अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज बन जाती। अब देखो यार, इसके साथ ये बात भी बतानी जरूरी है कि ये वीडियो किसी भी तरीके से अमेरिकन एनिमेशन को बुरा दिखाने के बारे में नहीं है। अगर आप इस चैनल को काफी टाइम से देखते आ रहे हो तो आप इस बात को जानते होंगे कि मैं खुद भी अपनी काफी सारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत से ऐसे अमेरिकन एनिमेटेड शोज को रेकमेंड कर चुका हूँ जो कि मेरे खुद के भी ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। लेकिन फिर भी यार, ये बात भी एक सच्चाई है कि कैरेक्टर बेस्ड स्टोरीज पे जितना एक्सप्लोरेशन जापानीज एनिमे करते हैं ना, ज्यादातर केसेस में उसका आधा भी कभी किसी अमेरिकन एनिमेटेड शो के अंदर नहीं दिखाया जाता। अगर आप एक बार को देखें तो मार्वल और डीसी के जो एनिमेटेड शोज आते हैं उनके अंदर अगर ये लोग चाहें तो ऑलमोस्ट एंडलेस कॉमिक स्टोरीज है जिनको ये लोग दिखा सकते हैं। बट वही बात है कि कभी कभी कॉपीराइट तो कभी कभी नॉट सो कॉम्प्लेक्स शोज बनाने की वजह से अमेरिकन एनिमेटेड शोज के अंदर आप बैक स्टोरीज या फिर फ्लैशबैक्स को तो भूल ही जाओ। तो अगर कभी किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर अमेरिका ने कभी एनिमे बनाने की शुरुआत की होती तो बेचारे उस टाइमलाइन के लोगों को तो कभी पता नहीं लग पाता कि फ्लैशबैक जैसी भी कोई चीज होती है। एंड इफ आई एम सेइंग दिस राइट, देन बैकग्राउंड स्टोरीज किसी भी एनिमे की एक ऐसी बैकबोन की तरह है जिसके बिना कोई भी एनिमे अपनी वो यूनिक एनिमे वाली फील खो देता है। अब भाई ये वाली चीज ना सबसे मेन से भी मेन है। इसकी वजह से ही बचपन में एक खास एनिमे देखने के बाद आज कई सारे लड़के बड़े होकर जिम उछाल रहे हैं, तो कई सारे लोग बचपन में देखे एक शो की वजह से आज अपनी जिंदगी के अंदर कई सारे अलग अलग तरीकों से देख पा रहे हैं। और यही अमेजिंग एंड इम्पैक्टफुल चीज है ऑसम एनिमे
की फाइट सीन्स। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ प्रूवन फैक्ट कि इस बात के ऊपर तो पूरी दुनिया का फैन कल्चर एग्री करेगा कि जिस लेवल की दमदार फाइट्स एक एनिमे के अंदर होती हैं, उसके जैसा कभी भी कुछ भी कोई भी दूसरा एनिमेटेड कंटेंट नहीं बना पाता है। एंड एक एनिमे की फाइट्स किसी भी दूसरे एनिमेटेड कंटेंट से इसीलिए अलग होती हैं क्योंकि एक एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी एक फाइट के बीच में सिर्फ एक विलन से नहीं लड़ रहा होता, बल्कि वो उस पूरे इवेंट के दौरान अपने आप से, अपनी बॉडी से एंड इवन अपनी सोल से भी लड़ रहा होता है, सो दे कैन इंप्रूव एंड अडैप्ट टू द बैटल। और ये सब हो रहा होता है ऑन द पॉइंट ऑफ बैटल, जहां पे कोई सरफिरा विलन उनको मारने की कोशिश में होता है। माय हीरो एकेडमिया नाम का एक एनिमे है जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जहां स्टोरी का सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर सबसे पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनहेरिट करता है और पूरी सीरीज के दौरान उसकी अपने आप से ही एक बैटल चल रही होती है। एक ऐसी बैटल जिसमें उसे विलन से भी लड़ना है, अपने एक बिगड़े हुए दोस्त से भी लड़ना है, सोसाइटी से भी लड़ना है और खुद अपने आप से भी लड़ना है। अब एक बार को चलो ये तो फिर भी एक साइकोलॉजिकल टाइप चीज हो गई, लेकिन इससे हटके भी अगर आप देखोगे ना तो जो एड्रेनलिन रश एज अ व्यूअर आपको एक एनिमे फाइट देखने में मिल सकता है, वैसा पावरफुल रश आपको कोई भी दूसरा एनिमेटेड कंटेंट फील नहीं करा सकता। जापानीज एनिमेज ने फाइट सीन्स को लेकर अपनी एक ऐसी अलग पहचान बना ली है जो कि अपने आप में ही अनस्टॉपेबल है। एंड अगर जापान की जगह अमेरिका ने एनिमे बनाया होता तो भाई साहब भूल जाओ उन फाइट्स के बीच के उन इन बिटवीन क्रेजी कैमरा मूवमेंट्स, पावरफुल फाइट कोरियोग्राफी एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को। और अगर मैं सही बताऊं ना तो शायद अब तक ऐसा हो चुका है जब आप ये बात मान चुके हो कि ये वीडियो तो बस अमेरिकन एनिमेशन कंटेंट की डाउन साइड ही दिखा रही है, जो कि काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल भी है। भाई जापानीज एनिमे इंडस्ट्री अपने आप में ही एक अलग यूनिक एंटिटी है एंड अगर इस एंटिटी को किसी दूसरे फॉर्म में अगर देखेंगे तो भाई सच में काफी नोटिसेबल चेंजेस तो जरूर दिखेंगे, जिनमें से कई सारे नेगेटिव की तरफ भी जा रहे होंगे, लेकिन सिर्फ कई सारे, ना कि सारे के सारे। और फाइनली अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन मेड एनिमे का पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है। तो यार ये पॉजिटिव पॉइंट है मैसिव वर्ल्ड वाइड रीच। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जापानीज एनिमे की वर्ल्ड वाइड रीच नहीं है या फिर जापानीज एनिमे पॉपुलर नहीं है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस ब्रो कि जिस लेवल की वर्ल्ड वाइड रीच अमेरिकन कंटेंट की है ना, उसका मुकाबला तो इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इस बात का पता आप इस चीज से ही लगा सकते हो कि इस पूरी दुनिया के ओवरऑल फिक्शनल कंटेंट में से मोस्ट पॉपुलर वंस अमेरिकन बेस्ड हैं, चाहे बात सुपर हीरोज की हो, बुक्स की हो या फिर वीडियो गेम्स की हो। Americans push their stuff so hard that even village boys knows who the hell is living tribunal or a freaking celestial। ये बात तो आई थिंक आप सब लोग भी जानते हैं कि अमेरिकन अपने अग्रेसिव ग्लोबल रीच के मामले में बहुत बदनाम है। एंड आई थिंक जिस लेवल की वर्ल्ड वाइड रीच एंड पॉपुलैरिटी अमेरिकन कंटेंट के पास है, वो अपॉर्चुनिटी अगर एनिमे के पास होती तो आज का फिक्शनल यूनिवर्स कुछ और ही होता। पर पता नहीं यार, व्हाट इफ की दुनिया है तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिर से एक बार बोलूंगा कि व्हाट इफ को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस इस कंटेंट के अंदर की बातें सुनना, एक दूसरे के साथ अपने ऐसे ही क्रेजी आइडियाज को शेयर करना और बस अपनी जिंदगी में मजे लेना। क्योंकि यार जैसा कि हमने एनिमे को देख के सीखा है कि सीरियसनेस के साथ साथ कॉमेडी का होना जिंदगी के अंदर एक स्पेशल बैलेंस को क्रिएट करता है। तो आई होप आपको मेरी ये व्हाट इफ सीरीज की पहली वीडियो पसंद आई हो। बस यार आपको वीडियो अच्छी लगनी चाहिए, बाकी तो सब चलता रहता है। तो यार वीडियो एंड ये नई सीरीज अगर आपको सच में पसंद आई हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप मुझे कुछ अपने व्हाट इफ आइडियाज बताना चाहते हो जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज यार अपने उन आइडियाज को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल एंड ऑन कर दीजिए बेल नोटिफिकेशंस को। तो चलिए जल्द ही मिलता हूँ एक और भी इम्प्रूव्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।